So hi guys, this is lecture 4 part 2. So इस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि whether but how an auditor decide whether to accept or continue an engagement. कि अगर कोई इंगेजमेंट जैसे कि ऑडिट इंगेजमेंट लिया था वो 5 साल का था, तो 2 साल ऑडिट किया, तीसरा साल वो कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, या फिर अगर कोई नया ऑडिट आ रहा है, लाइक उस क्लाइंट का ऑडिट नहीं हुआ था, मतलब नहीं किया था हमने, अब हम वो क्लाइंट का ऑडिट करने वाले हैं, तो क्या उस ऑडिट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो दो चीज़, वेदर टू एक्सेप्ट और वेदर टू कंटिन्यू। तो ये एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने से पहले ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं। करने वाले ये नहीं कि लाइक हाँ भाई मैं सीए हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स, नहीं। उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसको देखना होता है कि क्या वो फैक्टर्स मेरे लिए कुछ इशू तो नहीं प्रिपेयर कर, ऑडिटर के लिए कुछ इशू तो नहीं दे रहे हैं वो। व्हाट आर दोज इशूज आर सेकी इज फर्स्ट, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज इन current financial year or previous financial year, not previous financial year but previous audit engagement। तो जो significant issue जो हुआ था, like for example कि ऑडिट करने के लिए significant challenge आ रहा है, डेटा नहीं आ रहा है, या फिर बहुत सारा अजीब अजीब रिस्क है, या कुछ इश्यूज हुआ था, तो अगर ऐसा कुछ हुआ था देन आई विल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट, क्योंकि वही इशू फिर से होने वाला है। या तो करंट ईयर में वो इशू हुआ था, मतलब जो लास्ट अभी जस्ट ऑडिट हुआ था, या उसके प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट जो हमने किया था, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट था, पहला जो फैक्टर है वो है एस, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग करंट ईयर ऑडिट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नहीं, प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट। फिर आता है सेकी का ई क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस। सो क्या ऑडिटर तीसरे साल जब ऑडिट कर रहा है या फिर फर्स्ट टाइम जब ऑडिट करने वाला है, तो क्या तो उसका जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स था, IOPS, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्या वो अभी भी ओके है कि हाँ भाई ऑडिट कर सकते हो। क्या फिर ऑब्जेक्टिविटी आपका खराब हो रहा है इस साल, 2 साल तक ठीक था, तीसरा साल कुछ इशू हो रहा है, तो अगर कुछ इशू हो रहा है देन यू विल नॉट गो फॉरवर्ड विद द ऑडिट। सो सेकेंड पॉइंट था कि एथिकल रिक्वायरमेंट आपको चेक करना है ऑडिटर का कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ कि नहीं। फिर तीसरा है सेकी का सी इज फॉर आपका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्स। क्या आपके पास कॉम्पिटेंट आदमी है, क्या आपके पास आदमी है, फर्स्ट रिसोर्स है, क्या आपके पास जो डेडलाइन दिया हुआ है क्या उसमें आप ऑडिट कर दीजिएगा, और क्या आपके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं। तो CCTR जो हम लोग पिछले पढ़े थे वही CCTR यहाँ पे भी है, तो आपको देखना होगा कि क्या मेरे पास कॉम्पिटेंट, कैपेबल और टाइमली कंप्लीट करने वाला रिसोर्स है कि नहीं। अगर है देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द ऑडिट। ओके, देन आता है आई होता है इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट। हम एथिकल रिक्वायरमेंट अपना देखते हैं और इंटेग्रिटी क्लाइंट का देखते हैं, तो क्या क्लाइंट इंटीग्रल है कि नहीं, उसके अंदर इंटेग्रिटी है कि नहीं। अगर इंटेग्रिटी है तभी हम ऑडिट करेंगे उसका, एक्सेप्ट या फिर कंटिन्यू, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो देयर आर एक्चुअली, अब कॉपी में देखोगे पेज 27 पे इसका आंसर है कि इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स डिसाइड रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप और एंगेजमेंट। तो व्हाट आर द इंफॉर्मेशन जो हेल्प करता है डिसाइड करने में, 4 सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग करंट ईयर ऑडिट एंगेजमेंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट, compliance with ethical requirements, competence including capability, time and resource, then integrity of owner, key management, TCWG of client. Okay. सो ये फैक्टर्स को आप डिसाइड हेल्प करता है डिसाइड करने में वेदर टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू द ऑडिट। आपको कैसे याद रहेगा, जो हम वर्ड यूज किए थे सेकी, SECI तुमको क्यों याद रहेगा कि भाई एक्सेप्ट करना है या कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए सेकी ही आंसर रहेगा, एक्रोनिम। तो उसका तरीका ये है कि भाई जब भी हम कोई ऑडिटर जो है ना, वो क्या चाहता है कि जो क्लाइंट है उसका सेक्रेटरी ब्यूटीफुल हो, तभी वो एक्सेप्ट या कंटिन्यू करेगा। क्लाइंट का सेक्रेटरी अगर ब्यूटीफुल और वो है, तभी तो भाई आप ऑडिट करने जाओगे तो आपको ठीक रहेगा कि हाँ भाई आप ओके हो कि खुश रह रहे हो एंड ऑल दो थिंग्स। सो दैट्स व्हाट। तो आप एक्सेप्ट और कंटिन्यू तब करोगे जब आपके पास ब्यूटीफुल सेक्रेटरी है, क्लाइंट का सेक्रेटरी सेकी है, क्लाइंट का सेकी हो गया,
तुम्हारा सिग्निफिकेंट मैटर, ई एथिकल रिक्वायरमेंट, सी कॉम्प्लेक्सिटी, कैपेबिलिटी एंड टाइम रिसोर्स, एंड आई फॉर इंटेग्रिटी। इससे याद हो जाएगा। एक और नोट है, अगर ये चारों फैक्टर आप जब देख रहे थे सेकी और तब उसमें से कुछ एक इशू आ गया, जैसे कोई सिग्निफिकेंट मैटर था तब भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर क्लाइंट इंटीग्रल नहीं है तब भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एथिकल रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, या CCTR नहीं है तब भी आप क्लाइंट ऑडिट आप ले रहे हो। तो अगर आप ऑडिट ले रहे हो देन यू शुड डॉक्यूमेंट द रीजन, that not document the reason but document the method how this issue was solved। like अगर इंटीग्रिटी का कुछ इशू था क्लाइंट का तो उसको कैसे सॉल्व किया गया, उसको पहले डॉक्यूमेंट करो, उसके बाद तुम ऑडिट कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हारा एथिकल रिक्वायरमेंट अगर ब्रीच हो रहा था तब भी तुम अगर ऑडिट कर रहे हो तो उसको रिजॉल्व कैसे किया वो तुमको डॉक्यूमेंट करना होगा, अगर तुम ऑडिट करना चाहते हो इवन दो इशू है तो। ओके ओके। हम ये कैसे पता करेंगे कि भाई मेरा क्लाइंट इंटीग्रिटी वाला है कि नहीं? हम तो अभी तक एग्जांपल दे रहे थे कि हाँ विजय माल्या है एंड ऑल दोस थिंग्स, कि वो लोग इंटीग्रल नहीं है, उनके नाम में ही कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा ना कि तुम आंसर देना है भाई, एग्जाम में तो नहीं सकते कि हाउ डू यू चेक वेदर, क्वेश्चन में तो नहीं बोलेगा कि क्लाइंट का जो ओनर है वो विजय माल्या है। हाउ डू यू चेक कि वेदर अ क्लाइंट हैज़ इंटेग्रिटी और नॉट? तो उसके लिए तुमको देखना होगा कि क्या जो क्लाइंट है वो उसका जो ओनर है वो रेस्पेक्टेड है कि नहीं, वो रेप्यूटेड है कि नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट कि वो रेप्यूटेड है कि नहीं। अगर रेप्यूटेड नहीं है तो मतलब इंटीग्रल नहीं है। दूसरा कि जो प्रपोजल हमने दिया है, एक मिनट, तो दूसरा पॉइंट है प्रपोजल को लेके कि हमने जो प्रपोज किया था ऑडिटर, रीजन फॉर प्रपोज अपॉइंटमेंट, जो क्लाइंट ने अभी हमको जो अपॉइंट किया है दैट मीन्स पिछला ऑर्डर को रीअपॉइंट नहीं किया, तो उसका रीज़न क्या है? तो वो प्रपोजल का रीज़न तुमको डिसाइड करेगा, हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि वेदर द क्लाइंट इज इंटीग्रल और नॉट। हो सकता है कि पिछला ऑर्डर को इसलिए हटा दिया हो क्योंकि वो फ्रॉड ढूंढ रहा था, तो क्लाइंट इंटीग्रल नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मी एंड नॉट द ओल्ड ऑडिटर। ठीक है, ठीक है। फिर एक पार्ट आता है कि क्या है, हाँ, फिर बोला जाता है कि नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, जो क्लाइंट का जो ऑपरेशन है, जो क्लाइंट का बिजनेस प्रैक्टिस है वो सही है कि नहीं। हो सकता है कि कोई आदमी का जो बिजनेस है उसमें सेल्स अच्छा दिखाने के लिए आप कट ऑफ प्रोसीजर आपका हर बार गलत हो रहा है तब भी आप वैसे ही वो सेल कर रहा होता है, हर बार क्वालिफाइड ओपिनियन सिर्फ उस वजह से आ रहा है तब भी वो आदमी वही कर रहा है क्लाइंट। दैट मीन्स क्लाइंट इज नॉट इंटीग्रल। ओके ओके। देन फिर आता है आपका कि जो आपका एटीट्यूड है क्लाइंट के ओनर का टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सही नहीं है। वो वाला इंटरनल कंट्रोल का क्या जरूरत है भाई, हम ही अप्रूव करेंगे, हम ही उसको क्रिएट भी करेंगे, मेकर और चेकर हम ही हैं, तो उसका एटीट्यूड देखना होगा तुमको। ठीक है, फिर उसके बाद तुमको देखना है कि क्या ऑडिटर का फीस, जो हर बार ये क्लाइंट बोलता है कि भाई ऑडिटर का फीस 4 लाख रुपये होना चाहिए, 3 लाख रुपये होना चाहिए, भले ही क्लाइंट का टर्नओवर 500 करोड़ है, लेकिन क्लाइंट तुम्हारा ऑडिटर का फीस कितना रख रहा है, 4 लाख रुपये, 5 लाख रुपये। हर बार द क्लाइंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस योर फीस, ओके, एग्रेसिवली ट्राइंग टू रिड्यूस द फीस। और हर बार क्या होता है, जब भी तुम जाते हो उसके पास कि भाई मुझे ये डेटा दे दो, तो वो बोल देता है कि चलो ये वाला तुमको ऑडिट करना ही नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क कि भाई मुझे बताओ कि आइटम मास्टर मुझे दे दो, ठीक है, वो बोल रहे नहीं आइटम मास्टर तो नहीं देंगे। बोले भाई आइटम मास्टर नहीं दोगे तो हाउ विल आई चेक द इन्वेंट्री मूवमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। बोले नहीं तुमको चेक करने का जरूरत नहीं है। तो आपके पास इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रहा है आपके स्कोप के ऊपर, तो क्लाइंट इंटीग्रल नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि आपको पता चला एज एन ऑडिटर कि आपका जो क्लाइंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि आपका क्लाइंट इंटीग्रल नहीं है। ओके ओके, तो 5-6 पॉइंट था, इसको याद कैसे रखोगे? तो फिर याद रखने के लिए एक तरीका दिए हैं सर। एक मूवी था इसका, शाहरुख खान और शायद काजोल वोजोल का था कोई, उसका फोटो दिया हुआ है पेज नंबर 1.3 पे, ठीक है, ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि राहुल, रेप्यूटेड राहुल प्रपोज्ड अंजलि, बट अंजलि
tells that your nature is aggressive, inappropriate, and you are doing money laundering, and hence your proposal is inappropriate. मैंने उल्टा बोल दिया, फिर से बोल रहा हूँ. Reputed Rahul proposed Anjali. Reputed proposed Anjali, but Anjali said your nature has attitude has aggressiveness, and you are doing money laundering, and hence your proposal is inappropriate. तो reputed से reputed आ जाएगा कि what is the reputation of the client. आंसर क्या था इसका? इसमें आइडेंटिफाई बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर. ओके. उसके बाद रेप्यूटेड राहुल प्रपोज्ड. तो प्रपोजल से तुमको पता चल जाएगी वेदर जो प्रपोजल ऑफ न्यू ऑडिटर एंड नॉट द अपॉइंटमेंट ऑफ ओल्ड ऑडिटर, ये पार्ट. बट अंजलि सेज नेचर. सो नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन इज aggressive for reducing fees. Attitude towards accounting policy, internal controls, money laundering अगर कर रहा है तो, and hence your proposal is inappropriate. Inappropriate is limitation on scope. इससे तुमको याद हो जाएगा. Done. Okay. So इसके बाद आता है question number 5 which is in homework, and then question 6 is regards to money laundering. तो उसे पता चलता है कि client इंटीग्रल नहीं है. Okay. तो अभी जो हम लोग पढ़े थे कि भाई वेदर टू एक्सेप्ट एन ऑडिट इंगेजमेंट और कंटिन्यू, तो उसके लिए हम लोग देखे थे कि क्लाइंट इंटीग्रल होना चाहिए. कैसे चेक करेंगे, पढ़ लिए. एक और चीज़ पढ़ते कि एथिकल होना चाहिए ऑडिटर, वो हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट में IUPS. एक और चीज़ पढ़े थे कि CCTR होना चाहिए ऑडिटर के पास, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्स. तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि CCTR है कि नहीं उसके पास. उसके लिए आगे टॉपिक है मैटर्स टू डिटरमाइन CCTR ऑफ फर्म. तो CCTR का जो पहला C है वो है आपका दो C है जो कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी को लेके. तो कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी कैसे चेक करते हैं. कॉम्पिटेंस चेक करने के लिए नॉलेज देख लो कि नॉलेज ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्री और सब्जेक्ट मैटर है कि नहीं तुम्हारे ऑडिटर के पास. कैपेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है उस रेगुलेटर और उस रेगुलेशन के साथ जहाँ पे वो ऑडिट करने वाला है. तो CC कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस हो गया. कैपेबिलिटी दिखेगा एक्सपीरियंस है, कॉम्पिटेंस दिखेगा तुम्हारा क्वालिफिकेशन है. टाइम कैसे चेक करते हैं, क्या चेक करो कि क्या अभी तक वो जितना ऑडिट किया उसका डेडलाइन के अंदर किया है कि नहीं. ठीक है. आर क्या आता था, CCTR रिसोर्स, क्या उसके पास रिसोर्स है कि नहीं. तो फॉर्म है सफिशिएंट रिसोर्स और नॉट, वही चीज़ है बस. लेकिन ये चीज़ लिखा हुआ फॉर्म है सफिशिएंट रिसोर्स विद कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी. इफ नॉट, अगर क्लाइंट के ऑडिटर के पास अगर रिसोर्स नहीं है जो कैपेबल और कॉम्पिटेंट है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सपर्ट का हेल्प करेगा या फिर EQCR का हेल्प लेगा. EQCR कौन होता है आगे बताएंगे तुमको. इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल का रिसोर्स होता है समथिंग, तो आगे पढ़ेंगे. तो EQCR है, EQCR कर ले लो हेल्प, या फिर तुम्हारा इंगेजमेंट एक्सपर्ट कर ले लो अगर तुम्हारे पास R नहीं है CCTR में. तो हाउ टू चेक वेदर यू हैव CCTR और नॉट. वेरी इजी. कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी देखने के लिए कॉम्पिटेंस लेके उसका नॉलेज देख लो, उसका क्वालिफिकेशन देखो. कैपेबिलिटी देखने के लिए उसका एक्सपीरियंस देख लो. टाइम देखने के लिए देखो कि जितना तुम इंगेजमेंट कंप्लीट करते हो डेडलाइन के अंदर करते हो नहीं. आर रिसोर्स देखो क्या कॉम्पिटेंट है कि नहीं है. सेम चीज़ है, CC और R का सेम ही है. अगर R नहीं है तो सही, तो एक्सपर्ट को बुलाओ या फिर दूसरा EQCR को बुलाना. आई डोंट नो व्हाई आई एम हैविंग दिस मच उबास इंग्लिश में क्या होता है, डोंट नो. क्वेश्चन नंबर 4 आता है जो पेज नंबर 3 पे है. उसमें सेकी का पॉइंट है, वही बोला गया है कि देखो इनकम टैक्स सर्च कर रहा है. तो इनकम टैक्स सर्च करने का मतलब क्या होता है, क्लाइंट तुम्हारा इंटेग्रिटी वाला नहीं है. क्यों, क्योंकि इंटेग्रिटी के लिए तुमको बोले थे क्या, उसमें तुमको चेक करना था कि डज मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. उसमें आ गया इनकम टैक्स, इसकी वजह से ही हुआ है. फिर पॉलिटिकल पार्टी का बात लिखा हुआ है, एक सेकेंड, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ. इंटीग्रेट सर्च बाय इनकम टैक्स कौन से पार्ट में आएगा तुम्हारे बुक में लिखा हुआ होगा. सर्च बाय इनकम टैक्स का मतलब होता है कि जो रेप्यूटेशन है क्लाइंट का वो गलत है, या फिर कुछ तो इशू कर रहा है, तो क्लाइंट इंटीग्रिटी वहाँ इशू है. फिर पॉलिटिकल पार्टी का बात लिखा हुआ है, तो पॉलिटिकल पार्टी का बात इसलिए लिखा हुआ है कि हो सकता है कि किसी पार्टी में जाने के लिए डोनेशन देना होता है, तो डोनेशन देने के लिए कहीं हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होगा. फिर इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट पे गया.
सीनियर मैनेजर जो था हमारे क्लाइंट कंपनी और फॉर्म का, वो छोड़ के उसको अकाउंटिंग सर्विस दे रहा है, तो एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर जो है ऑब्जेक्टिविटी वो खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा ही आदमी वहाँ पे काम कर रहा है, तो हम उसका तो खराब नहीं करना चाहेंगे, ऑब्जेक्टिविटी खराब हो जाएगा। तो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट नहीं है, एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर नहीं है। फिर आता है येट टू रिक्रूट, मतलब जो फॉर्म जो ऑडिट करने वाली है उसके पास जो सीनियर मैनेजर की जगह पे दूसरा आदमी तक आया नहीं है, मतलब जो कॉम्पिटेंट रिसोर्स जो चाहिए था वो CCTR भी नहीं है तुम्हारे पास, तो ना ही CCTR है, ऊपर से तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी खराब है, मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट खराब है, इंटेग्रिटी भी खराब है तुम्हारा। तो अगर तीनों चीज़ खराब है तो यू कैन नॉट एक्सेप्ट और इधर ऑडिट द कंटिन्यू द एंगेजमेंट। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट और ऑडिट कंटिन्यू द एंगेजमेंट, then for that you should document the reason that how the issue was solved, document the method how the issue was solved। okay देखो लिखा है how issue was resolved should be documented, ये नोट है, ये जरूरी है लिखना। so lecture 4 is done here, bye।